हेलो एवरीवन। बिहार के चुनाव बहुत ज़्यादा रहे इस बीच में न्यूज़ में, और पूरे देश की जनता जो है इसको गौर से देख रही थी कि बिहार के चुनाव जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं नेशनल लेवल पर भी। और चूँकि यहाँ पे क्षेत्रीय विविधता बहुत ज़्यादा है, जाति आधारित जो है समीकरण काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, इसलिए लोग इस चुनाव के दूरगामी परिणामों की वजह से इस चुनाव को गौर से देख रहे थे। बल्कि वैश्विक स्तर पे भी बिहार के चुनाव को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। एक तरह से जो भू राजनीतिक इतिहास है बिहार का, प्राचीन साम्राज्य और औपनिवेशिक शोषण में जो बिहार का रोल रहा है, बिहार की भूमिका रही है, उसकी वजह से यहाँ पे एक राजनीतिक चेतना है जो बाकी सब राज्यों से इसको बहुत अलग करती है। खेत की मेड़ पे भी आप देखेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स डिस्कस होता है, क्या सीरिया, क्या गाज़ा और इराक और ईरान की लड़ाइयाँ या यूक्रेन के बारे में, वो सब कुछ जो है बिहार में किसान से लेकर खेत का मजदूर हर कोई डिस्कस करता है। और इसकी वजह से राजनीतिक चेतना की वजह से जो है वोटिंग भी जो है वो यहाँ पर ज़बरदस्त होती है। अगर प्राचीन इतिहास को देखें तो मगध जो है बिहार में एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। वो भारतीय शक्ति और शिक्षा का केंद्र रहा। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जन्म स्थान। तो ऐतिहासिक रूप से ही बिहार जो है वो राजनीतिक विश्व के राजनीतिक पटल पर काफ़ी ज़्यादा प्रमुख है। पाटलिपुत्र जो है एक बहुत बड़ा राजनीतिक और आर्थिक केंद्र रहा। इस तरह के इतिहास ने बिहारियों को एक मजबूत पहचान दी है और राजनीतिक भावना को काफ़ी ज़्यादा बदल दिया है। लेकिन बाद में जब क्षेत्रीयतावाद ने कंट्रोल किया यहाँ के इमोशंस पे, तो वो जो वैश्विक राजनीति थी वो एक शुद्ध राजनीति की तरफ बढ़ती गई और फिर जातिगत समीकरण जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगे। जब हम मध्यकाल देखते हैं या मध्यकालीन औपनिवेशिक पतन देखते हैं, तो शेरशाह सूरी का शासनकाल जो था वो एक संक्षिप्त लेकिन बहुत बढ़िया सा पीरियड माना जाएगा। उसके बाद फिर मुगलों और अंग्रेज़ों के अधीन जो है धीरे धीरे जो है बिहार जो है उसकी घटनाएं जो है वो प्रमुख नहीं रही। बंगाल प्रेसिडेंसी का एक पार्ट रहा और आर्थिक शोषण काफ़ी ज़्यादा हुआ। जब महात्मा गांधी ने उत्तरी बिहार के चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, तो उसका कारण यही था कि यहाँ पे जो है नीलहे गोरे जो थे वो चंपारण के किसानों का, मजदूरों का बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे। और इसलिए सत्याग्रह आंदोलन में बिहार के क्षेत्र की भूमिका काफ़ी प्रमुख रही। स्वतंत्रता के पश्चात जो है बिहार 1912 में एक अलग प्रांत के रूप में गठित हुआ और 1947 में जब भारत का एक राज्य बन गया। 2000 में हम देखते हैं कि एक और ज्योग्राफिक चेंज होता है और बिहार की ज्योग्राफी जो है वो सिकुड़ जाती है। संसाधन संपन्न दक्षिणी पार्ट जो है इसका छोटा नागपुर पठार वो झारखंड के रूप में इससे अलग हो जाता है और इसकी वजह से भी बिहार के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में काफ़ी ज़्यादा अंतर आता है। स्वतंत्रता पश्चात राजनीति में जो 1960 के दशक से उच्च जाति के लोग काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व में थे और कांग्रेस पार्टी के पास इसकी सत्ता रही मेनली। फिर 70 के दशक में जेपी आंदोलन हुआ और समाजवादी आंदोलन हुआ, संपूर्ण क्रांति हुई और पिछड़ी जाति की राजनीति जो है वो काफ़ी आगे हुई और इसके साथ साथ क्षेत्रीय दल जो है वो उदित हुए। 90 में हम देखते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो है ओबीसी, उसके लिए 27% आरक्षण की घोषणा हुई बिहार में और ये जो है राजनीतिक समीकरण को काफ़ी ज़्यादा बदल दिया। और इसके बाद जो है वो दलित नेता और ओबीसी नेता जो है वो उभर कर आए। लालू प्रसाद यादव भी उसके बाद से कंट्रोल में रहे काफ़ी ज़्यादा। चुनावी भूगोल जो है वो बदल गया और जातिगत चीज़ें जो है वो काफ़ी प्रमुख हो गई। तो चुनावी भूगोल में मतदान को प्रभावित करने वाला जो भी है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है बिहार में, वो है जातिगत चेतना। तो जातियों को लेकर बहुत ज़्यादा लोग सजग हैं और अपनी जाति वाले को ही वोट देना चाहते हैं और इसीलिए जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने दल से लगभग समान जाति के उम्मीदवार खड़ा करते हैं ताकि वोट काटने में आसानी हो। और रणनीतिक रूप से भी गठबंधन जब बनता है तो अगर जनता दल का कोई कुर्मी नेता है तो फिर कोयरी जाति का जो है लव कुश गठबंधन बनता है।
इसी तरह उच्च जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, यादव, कुर्मी और कोयरी, उनका भी एक अपना जुट हो जाता है। फिर ईबीसी हैं जो अति पिछड़ा वर्ग है, दलितों और धार्मिक अल्पसंख्यक जो मुसलमान हैं, उनका वोट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में जो भौगोलिक संरचना थोड़ी अलग अलग है, राजनीतिक रूप से भी ये थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। खासकर उत्तर बिहार में जैसे मिथिला और चंपारण है, इनकी अपनी संस्कृति है और राजनीतिक गतिशीलता थोड़ी डिफरेंट है। पश्चिम में भोजपुर जो ऐतिहासिक रूप से सामंती प्रथा और नक्सलाइट्स के संघर्षों को झेला है, उसकी राजनीतिक जो है व्यवस्था थोड़ी अलग है। शहरी बनाम ग्रामीण है, वहाँ भी थोड़ा चेंजेस है, मतलब स्थानीय मुद्दे भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। शहरी केंद्र में जो है डायनेमिक्स थोड़ा ज़्यादा है, जिसमें कभी कभी विकास और शासन भी शामिल हो जाता है, शिक्षा भी शामिल हो जाती है, लेकिन अंततोगत्वा जो है यहाँ पे जाति जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो इसकी वजह से जो गठबंधन है उनमें अक्सर यू टर्न होता रहता है। आप जैसे नीतीश कुमार को ही लीजिए, एनडीए और महागठबंधन के बीच में वो कई बार डोलते रहे हैं। इस बार भी लास्ट में मोमेंट तक लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो जाए। जो प्रमुख दल हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और 2024 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें एनडीए को काफ़ी बहुमत हासिल हुआ था लोकसभा चुनाव में, लेकिन राजद ने अपने वोट शेयर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया था, खासकर साउथ बिहार में, जहाँ पे 2019 के चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की थी। तो 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, इन सारे उठापटक के बीच में जो है काफ़ी दिलचस्प रहा और फाइनली जो है एनडीए ने 202 सीटें जीत ली। सरकार बनाने के लिए मात्र 122 सीटों की आवश्यकता थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारी संख्या में बहुमत प्राप्त हुआ एनडीए को और 10वीं बार जो है नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। लेकिन इसके बीच में जो घटनाक्रम हुआ वो इतना ड्रामेटिक रहा। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, 27 मंत्री जो हैं बने हैं मुख्यमंत्री के अलावा। पार्टी में जो नई कैबिनेट बनी है उसमें भाजपा के 14 हैं, जनता दल यूनाइटेड के 8 हैं, लोजपा के 2 मंत्री बने हैं और हम और रालोमो के 1 मंत्री शामिल हैं और प्रेम कुमार को बिहार का विधानसभा का स्पीकर बनाया गया। तो इस प्रकार जो भारी जीत के साथ जब एनडीए वापसी आती है तो नई सरकार का गठन होता है, लेकिन नई सरकार के गठन से पहले जो तमाशा चलता रहता है उसमें प्रतिपल जो है वो सिचुएशन जो है, हालात जो है बदल रहे थे। तो जो जननीतिक संरचनाएं हैं यहाँ पे वो बिल्कुल सामाजिक संरचनाओं के साथ इतनी ज़्यादा मिली जुली है और इसलिए बिहार का इलेक्शन जो है हमेशा, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा चुनाव हो, भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण और आकर्षक चुनाव परिदृश्य में एक बनता है। सामाजिक रूप से जो बातें हैं उसका विश्लेषण विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जा सकता है, क्योंकि इस बार के चुनाव में महिला मतदाताओं की निर्णायक भूमिका रही है और चुनाव परिणाम ने ये साबित किया कि महिलाओं के लिए जो भी राज्य सरकार ने किया वो चीज़ें जो हैं कारगर रहीं और एनडीए को इसकी वजह से महिलाओं का जीतोड़ समर्थन मिला। महिलाएं उन सरकारी चीज़ों को प्राथमिकता देती हैं जो सुशासन लाए, उनके लिए सुरक्षा लाए, कल्याणकारी योजनाएं लाए जैसे कैश ट्रांसफ़र वगैरह, और इस वजह से जो है महिलाओं के लिए एनडीए गवर्नमेंट जो है वो एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। जातिगत समीकरण हालांकि बिहार में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में इस बार जातिगत समीकरण उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहे और मतदाता सिर्फ जाति के आधार पर वोट नहीं दे रहे थे। इस बार जो है चूँकि वोट शेयर भी इनका काफ़ी बढ़ा है और राजद की सीट काफ़ी कम हो गई, तो हम कह सकते हैं कि जातिगत भावनाओं से अलग होके सड़क का सुधार, बिजली का सुधार, सरकार का जो सुशासन का ट्रैक रिकॉर्ड है, इन सब ने ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया। मतदाताओं ने स्टेबिलिटी को चुना और इनस्टेबिलिटी को नहीं। एक और चीज़ जो फैलाई गई सरकार जो चुनाव के दौरान कि जंगल राज को वापस नहीं आने देंगे, तो महागठबंधन से जंगल राज ना आ जाए, ऐसा डर जो है मतदाताओं में था और इसकी वजह से उन्होंने एनडीए को एक बेटर विकल्प माना। ये भी कहा जाता है कि जैसे शौचालय हो, कल्याणकारी योजनाएं, आवास हो, मुफ्त राशन, इन सब चीज़ों से वंचित वर्ग को जो है एनडीए की तरफ मुड़ने के लिए चांस मिला।
लीडरशिप क्वालिटी जो है ये कहा गया कि मोदी की चमक बरकरार है और एनडीए की वजह से जो है जदयू ने भी अपना वोट शेयर सुरक्षित रखा और बेटर बनाया। तो कह सकते हैं कि बिहार में जातीय समीकरण का जो कंट्रोल था, नियंत्रण था, उससे अब धीरे धीरे चीज़ें बाहर आ रही हैं और विकास, सुशासन और महिला सशक्तिकरण जो है वो बड़ा मुद्दा बन रही है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।